नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत के लिए कोटा शहर सज धज कर तैयार है। कोटा शहर के ऐतिहासिक किशोर सागर तालाब की पाल पर श्री गांधी के स्वागत में 11,000 दीपों की दीपमाला सजाकर दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। इसके अलावा जगपुरा से चलकर शहर में प्रवेश के बाद श्री गांधी की जिन सड़क मार्गों से होकर गुजरने की संभावना है, उन्हें चकाचक चमका दिया गया। और आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार कोटा शहर में प्रवेश के बाद यह कोशिश की जा रही है कि उन्हें शहर के उन चुनिंदा स्थलों की किसी न किसी रूप में झलक नजर आए, जिनका पिछले करीब 4 सालों से कांग्रेस के शासनकाल के दौरान कोटा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के प्रयासों से पर्यटन की दृष्टि से विकास और नवनिर्माण का शहर को नए रूप से ढाला गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पड़ने वाले क्रिसमस के त्यौहार को लेकर सरकार और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सत्र की तारीखों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि सत्र की तारीखों को तय करते समय सरकार को ईसाई समुदाय के त्यौहार की तारीख का ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं सरकार ने कांग्रेस के आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सर्वदलीय बैठक की मीडिया से बातचीत करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि कांग्रेस ने बैठक में सत्र की तारीख को लेकर सरकार से यह कहा कि उन्हें ऐसा करते समय ईसाई समुदाय के त्यौहार का ध्यान रखना चाहिए। भारत का कुल कोयला उत्पादन नवंबर 2022 में 11.66% बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 67.94 मिलियन टन था। कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड ने 12.82% की वृद्धि दर्ज की, जबकि सिंगरेनी कोलियारिजिन कंपनी लिमिटेड और अन्य कैप्टिव खानों में क्रमशः 7.84% और 6.87% की वृद्धि दर्ज की गई। कोयला उत्पादन में शीर्ष 37 खानों में से 24 खानों ने 100% से अधिक उत्पादन किए हैं। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा काला दिन रहेगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर हैदराबाद के सांसद ने ट्वीट किया कि बाबरी मस्जिद की अपवित्रता और विध्वंस अनियंत्रित किया है। उन्होंने लिखा है कि इनके विनाश के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी दोषी नहीं ठहराएंगे। हम इसे नहीं भूलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखे। महिला कार्यकर्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य डॉक्टर आसमा जहरा तैयबा ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि हम इसे नहीं भूल सकते और हम इस दिन को याद रखेंगे। अभी तक आप एटीएम मशीन से सिर्फ पैसे निकालते थे, लेकिन अब एटीएम मशीन से सोना भी निकाल सकेंगे। देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मशीन के माध्यम से झटपट आपकी डिमांड के अनुसार सोना आपके हाथ में होगा। यही नहीं, आपका पेमेंट भी कैशलेस हो जाएगा। सोना निकालने वाली पहली मशीन तेलंगाना हैदराबाद में शुरू की गई है। सफलता के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी गोल्ड एटीएम लगाए जाएंगे, जिसके बाद आपको सोना खरीदने के लिए किसी ज्वेलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल सोना ऐसी धातु है जिसकी हर किसी को चाह होती है, लेकिन अभी तक इसे खरीदने के लिए आपको तगड़ी प्लानिंग करनी होती थी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सुधारने के लिए स्कूलों में 1000 गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के प्रवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों के 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र की भी घोषणा की है। और आपको बता दें, मंगलवार को राज्य स्तरीय खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने प्राथमिक विद्यालयों के 22,050 शिक्षकों के निःशुल्क टैब और नए सत्र में 400 इंटर कॉलेज में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के अलावा एडेड स्कूलों में भी नए सत्र से किताबें मुफ्त देने की घोषणा की है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन तो गई, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां कम नहीं हो रही है। कल तक विपक्ष का आरोप झेल रहे नीतीश कुमार और अपने सहयोगियों के निशाने पर है। आरजेडी के विधायक और विधान पार्षद अलग अलग मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर है। पहले शराब को लेकर निशाने पर रहे, अब कृषि नीति को लेकर पूर्व कृषि मंत्री और नीतीश कुमार ने खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में अगस्त महीने में महागठबंधन की सरकार बनने के मुख्यमंत्री इसकी अगुवाई करने लगे, मगर जब से सरकार बनी है, सरकार के अंदर की खटपट की खबरें लगातार बाहर आती रहती हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में कुछ लोगों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर दिया। साथ ही यहां सुबह सुबह महाराष्ट्र के वाले ट्रकों पर हमला किया गया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। इसे लेकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने ऐतराज जताया है। साथ ही महाराष्ट्र ने कर्नाटक जाने वाले बसों को रोक दिया है। इस बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बैठक बुलाई, जिसमें कई मंत्री शामिल होंगे।
सरकार एक बार फिर राशन कार्ड धारकों पर मेहरबान हो गई है, क्योंकि इस माह सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 150 किलो तक चावल देने की योजना तैयार की। आपको बता दें कि अभी तक परिवार के सदस्यों के हिसाब से लाभार्थी को राशन दिया जाता था, लेकिन दिसंबर माह इसकी मात्रा बढ़ा दी गई, जिससे लाखों राशन कार्ड धारकों को सीधा लाभ पहुंचने वाला है। फ्री 150 किलो चावल लेने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में करोड़ों लोग फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं। अभी तक प्रति यूनिट के हिसाब एक परिवार को 35 किलो चावल मिलता है, जिसे बढ़ाकर 135 किलोग्राम तक किया जा रहा है। यही नहीं, कुछ लाभार्थी 150 किलोग्राम तक फ्री चावल ले सकते हैं। ये योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार ने बनाई है। लखनऊ में महापौर पद का आरक्षण आरक्षित होने के बाद सियासी दलों में दावेदारों की भीड़ अपने आवेदन करने की तैयारी में जुट गई। अनारक्षित होने के कारण इस बार टिकट मांगने वालों की संख्या में इजाफा होना तय है, इसलिए पार्टियों का नाम तय करने में काफी माथापच्ची करनी पड़ी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इन चुनाव में भी कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम पूरी तरह से निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं। सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में पार्टी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में देवघर जिला राज्य भर में सबसे आगे है। देवघर में 1 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। दूसरे नंबर पर गिरिडीह और तीसरे नंबर पर पलामू है। अंतिम पायदान पर कोडरमा और तीसरे नंबर पर पलामू है। 4 दिसंबर तक राज्य भर में 7,20,834 किसानों का रजिस्ट्रेशन करा चुका है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान यूपी के विकास मॉडल का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया। जनता की उम्मीदों पर सरकार खरी उतर रही है। प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। सीएम योगी ने यूपी में ईज ऑफ डूइंग का लक्ष्य रखते हुए कहा है कि विकास की योजना जन जन तक पहुँच रही। उन्होंने यूपी के एक्सप्रेसवे, रोड कनेक्टिविटी, मेडिकल सुविधाएं, सफाई, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, डिफेंस कॉरिडोर की उपलब्धियां भी गिनाई है। हिंद महासागर में आंख मिचौली का खेल जारी है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक और लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन आमने सामने, वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर में भी चीन सीमा लांघ भारत पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने जासूसी पोत को हिंद महासागर में भेजा है। इसने चीन अगले सप्ताह होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर अपनी नजर रखा है। चीन की हरकतों का मीडिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया। बताया जा रहा है कि चीन का जासूसी पोत इंडोनेशिया के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश किया है। झारखंड के सरकारी स्कूल से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में सैकड़ों गवर्नमेंट सहायक शिक्षक फेक प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे थे। ये लोग पिछले कई सालों से जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ऐसे 100 शिक्षकों की पहचान की जा चुकी है और ऐसा अनुमान है कि इसकी संख्या बढ़कर 400 से भी ज्यादा हो सकती है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त करने और उनके खिलाफ FIR कराने की तैयारी कर रही है। रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर अब छात्रों ने बवाल करना शुरू कर दिया है। लगातार हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे छात्रों की मांग है कि रेलवे बोर्ड जल्द से जल्द ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करे। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक रेलवे बोर्ड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि इस बार की ग्रुप डी परीक्षा 5 चरणों में आयोजित की गई थी। जैसे ही इस परीक्षा का रिजल्ट आएगा, अभ्यर्थी इस रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो ग्रुप डी परीक्षा का रिजल्ट इस या फिर अगले हफ्ते तक आ सकता है। छात्र इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए रेलवे ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी नजर बनाए रखें। आने वाले दिनों में सीएनजी की बढ़ी कीमत से आपको राहत मिल सकती है। दरअसल किरीट पारिक समिति ने सीएनजी की जीएसटी के दायरे में लाए जाने तक इस पर लगाए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती करने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है। अगर ऐसा होता है तो देश भर में सीएनजी की कीमतें न सिर्फ कम होगी बल्कि एक समान होगी। इससे देश भर के लोगों को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि हाल के कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार दाम में उछाल आने से देश के कई शहरों में सीएनजी की कीमत पेट्रोल के बराबर पहुँच गई है। पेप्सी बनाने वाली कंपनी पेप्सिको अपनी उत्तरी अमेरिकी स्नैक्स और बेवरेज वर्टिकल के मुख्यालय से सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी करेगी। ये छटनी कंपनी के उत्तरी अमेरिकी ड्रिंक बिजनेस को प्रभावित करेगी, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। बता दें, उत्तरी अमेरिका स्नैक्स और पैकेज फूड बिजनेस का मुख्यालय क्रमशः शिकागो और टेक्सास में है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ये छटनी संगठन को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए कर रही है।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा है कि हमारी संस्कृति है कि किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। उसने केंद्र सरकार से ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया है कि इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवास और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के साथ ताजा सारणी जमा करे। पीठ ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि एनएफसी के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमें ऐसा नहीं कर रहे हैं, केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान लोगों तक अनाज पहुंचाया है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही दिल्ली के सड़कों पर BS3 और पेट्रोल और BS4 डीजल कारें प्रतिबंधित कर दी गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने सोमवार इसका आदेश जारी कर दिया। नियमों की अनदेखी करने वालों को 20,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। विभाग 9 दिसंबर को एक बार फिर प्रदूषण के स्तर का आकलन करेगा। स्थितियां अनुकूल रही तो पाबंदियों में छूट मिल सकता है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।